हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी पर। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 2019 का सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। एचटेट का क्वेश्चन पेपर है ये, टीजीटी लेवल का, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर में हम एसएसटी वाले पोर्शंस को करेंगे जिसमें आपके 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले, अब आपका एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, 15 एंड 20 डेज़ ही रह गई हैं, तो उसके बाद आपका एचटेट का जब भी एग्ज़ाम होगा तो पिछले क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प करते हैं आपके लिए कंटेंट को समझने के लिए कि किस तरीके से कंटेंट आता है और कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। इससे पहले मैं 2020 और 21 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा चुकी हूँ अपने चैनल पर भी, स्टडी विद दीपा सैनी, और अचीवर्स एकेडमी पर भी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एसएसटी का पोर्शन जिसमें आपके 91 से 150 क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका भाई, भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश होता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल ही इसे ला सकता है। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध यानी प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मिनिस्टर्स के विरुद्ध, जब भी इस गवर्नमेंट के विरुद्ध आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो भाई वो सबसे पहले आपका लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, क्योंकि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जब भी बनाया जाता है ना किसी भी पर्सन को, तो उसे लोकसभा में मेजोरिटी मिलनी चाहिए, होनी चाहिए उसकी मेजोरिटी, उसके बाद ही उसे लोकसभा में क्या बनाया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो मात्र लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92। कथनों को ध्यान से पढ़ना है। आईएमएफ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि दुनिया की किसी भी देश को ये उधार देने वाली या मनी लैंडर्स कंपनी आप इसे कह सकते हो, और ये उधार देती है बड़े बड़े कंट्रीज़ को पैसा, और इसके समस्त सदस्य देश को समान मताधिकार प्राप्त है। ए तो ठीक है इसका गठन, बट बी रोंग है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर आपको ज्वालामुखी दिए गए हैं और कुछ उनकी कंट्रीज़ दी गई है, तो यहाँ पर हमें बताना है, इनका मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये आप सबको पता है। उसके बाद आपका कोटोपैक्सी की बात करें, इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी। माउंट पोपा की बात करें तो वो है आपका म्यांमार में, और किलिमंजारो पड़ता है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका की तंजानिया कंट्री में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सारे ज्वालामुखी मैंने आपको करवा रखे हैं ये वाले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान नहीं हैं, इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन शब्दावली प्रयोग में लाई जाती हैं। देखो, अगर हम बात करें, भारत की संसद की दोनों शक्तियां बिल्कुल समान नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि राज्यसभा की अपनी अलग शक्तियां हैं और आपकी लोकसभा की अलग है, ठीक है। एक तो सही है हमारा, बट भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन शब्दावली का यूज़ कभी भी नहीं किया गया है। ये शब्द सिर्फ हम बोल देते हैं, ठीक है। ये पहले की एक धारणा है कि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, बट दोनों के पास अपनी मेन पावर्स हैं, और उन पावर्स के बेसिस पर हम देखें तो कोई उच्च कोई नीच नहीं है। तो संविधान में इनके लिए कोई शब्दावली यूज़ नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहेगा, बट ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। सतला कृत्या दी गई है और निर्मारक कारक, ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी में टीजीटी लेवल पे दिया है, ठीक है। बाकी +2 में ये आपका +1 की जो ज्योग्राफी है ना एनसीईआरटी, उसमें ये पूरा चैप्टर है। सर्क के बारे में भी, पहली प्लेन, लोएस और नूनाटक, ये सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो +1 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कौन सी सुमेलित नहीं है बताना आपको। सर्क ग्लेशियर बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। पैनी प्लेन नदियों द्वारा बनता है। लोएस के मैदान हवाएं बनाती हैं रेगिस्तान वाले पार्ट में। नूनाटक समुद्री लहरें नहीं बनाती नूनाटक, ठीक है, ये आपका गलत है। नूनाटक आपका जो ग्राउंड वाटर है वो बनाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपको 1919 में हुई थी, तो सीधा आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट आता है 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर है। देखो, अगर हम बात करें 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर क्या होगा आपका, वेस्ट मेरिडियन, ठीक है। इसका वेस्ट मेरिडियन में क्या होगा, 125 डिग्री
इसका क्या होगा भाई, 125 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 125 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसका प्रतिध्रुव देशांतर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो देखो अंतरपर्वतीय पठार का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है आपको। तो अंतरपर्वतीय यानी आप ये कह सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्कन ट्रैप। तिब्बत का पठार ये भी अंतरपर्वतीय पठार है। ठीक है, यानी चारों तरफ से पर्वतों के बीच में थी जो प्लेट्यू स्थित होता है उसे बोलते हैं अंतरपर्वतीय। चारों ओर माउंटेन है, बीच में प्लेट्यू है। ठीक है, मैक्सिको का भी पठार ऐसा ही है, बोलिविया और पेरू का भी पठार ऐसा ही है। दक्कन ट्रैप आपका चारों ओर से किसी भी माउंटेन के द्वारा कवरअप नहीं हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, मैं उस भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, डैश डैश डैश। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति को भी अपना माने। तो ये कथन बताना आपको किसका है, तो ये कथन है भाई आपके महात्मा गांधी जी का। किसका है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके के कथन भी आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी फेमस पर्सनैलिटी थे, तो आपको इस तरीके के कथन याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ये आपके 9th के एनसीईआरटी से, 9th की हिस्ट्री की बुक का क्वेश्चन है ये, और चैप्टर नंबर 1 ही है आई थिंक, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। मोंटेस्क्यू की जो पुस्तक है उसकी पुस्तक का नाम बताना आपको। तो उसकी पुस्तक का नाम है भाई द स्पिट ऑफ लॉज। ठीक है, क्या बुक है उसकी, द स्पिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू की बुक है ये, द स्पिट ऑफ लॉज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते, मीन्स इस तरीके की डायरेक्शन में होंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरा आपका समकोणीय स्थिति में होती है, तो कौन सा ज्वार आएगा आपको ये बताना है। तो इस पर भाई आपका कौन सा ज्वार आता है, जब भी ये सिचुएशन होती है लघु ज्वार होता है, और जब सीधी लाइन पर होती है तब दीर्घ ज्वार आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लघु ज्वार यानी नीप टाइड आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, आर्थिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है, यानी आपका इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका, तो भाई आर्थिक सर्वे जो प्रकाशित करता है वो कौन होता है। देखो ये सर्वे वगैरह आपके कौन करता है भाई, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। ठीक है, इनके द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं होता, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित कौन करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, आपका वित्त मंत्रालय आंसर डाला था, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये भी होना चाहिए सांख्यिकीय संस्थान द्वारा, बट प्रकाशित वर्ड बात किया गया है। इकट्ठा तो ये करता है, प्रकाशित आई थिंक वित्त मंत्रालय ही करता हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखना। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, तो चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन आपको बताना है गलत है। एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। एक अधिकार में एक फर्म और एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशिष्टता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजातीय होती हैं। ठीक है, आपको बताना कौन सा कथन गलत है। तो ये जो पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई जो वस्तुएं हैं वो विजातीय होती हैं, और जो भी आपकी सेल करने के लिए आती है कंपटीशन में, सारी की सारी अलग अलग होती हैं। ये चीज़ गलत है। हेट्रोजीनियस का मीनिंग होता है अलग अलग, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सारी अलग अलग नहीं हो, कुछ हो सेम भी तो हो सकती हैं। तो ये कथन तो आपके करेक्ट हैं, जबकि ये 4 वाला कथन आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो भाई स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके CR दास। राइट आंसर इज CR दास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा था। तो इसको अपनाने वाला सबसे आखिरी में था साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, GNP और GDP इन दोनों में अंतर बताना आपको। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो GNP और GDP हमारे एक वर्ष के अंदर जितनी देश के अंदर जो भी आपकी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसे GDP कहते हैं। GNP होता है जो बिल्कुल ग्रोस नेट प्रोडक्ट, यानी जिसमें आपको विदेश से शुद्ध प्राप्त साधन आय भी इनमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि विदेश से भी तो आय प्राप्त हो रही है तो उसको भी कर देते हैं, तो वो होता है आपका GNP। तो इन दोनों के बीच में अंतर यही होता है कि GNP में आपके विदेश से प्राप्त शुद्ध आय भी जुड़ जाती है, और GDP में ओनली हमारे देश के अंदर सीमा के अंदर जो जो उत्पादन हुआ वो जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो बोनापार्ट ने भाई 1804 में की थी। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 9th से आया है, 9th के एनसीईआरटी से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108, उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? तो उत्पादन जो संभावना वक्र है इसे ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन आपका। दूसरा देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है, ये आंसरेबल नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये कथन गलत है, एक ठीक है, एक सही और दो गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110, आर्थिक नियोजन संबंधित है। आर्थिक नियोजन आपका किससे संबंधित है भाई? तो जो आर्थिक नियोजन है वो आपका जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी और मिश्रित दोनों से ही संबंधित है। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग तो आपकी हर जगह होती है ना, चाहे वो सोशलिस्ट कंट्री है चाहे मिक्स इकोनॉमी अपनाने वाली कंपनी है, तो दोनों आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111, अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? रूस का जार कौन था, यानी आपको बताना है। ये आपकी अक्टूबर क्रांति हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोलस सेकंड। तो मैं बता दूं टीजीटी स्टूडेंट, मैंने अब अपने चैनल पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करा रही हूँ आपको। ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करवा रही हूँ। क्लास 8 की एनसीईआरटी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में डाली है। इसी तरीके से 9th की एनसीईआरटी भी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी 2 या 3 दिन में। तो अपने सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से ज़रूर करना, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112, होआ हाओ आंदोलन के संस्थापक थे। तो इस आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे भाई माओ त्से तुंग। तो राइट आंसर रहेगा माओ त्से तुंग। होआ हाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? माओ त्से तुंग। नेक्स्ट आता है अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा ये मैंने डिटेल में करवा ही रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114, ICOR ये क्या है? ICOR क्या है ये आपको बताना है। तो पूंजी में परिवर्तन यानी चेंज इन कैपिटल और चेंज इन प्रोडक्शन, उसे ही बोलते हैं ICOR। आपकी जो भी कैपिटल यानी पूंजी में जो भी आपका चेंज आएगा, घटेगी बढ़ेगी, या उत्पादन में जो भी चेंज आएगा, तो उन दोनों के रेशियो को ही, डिवाइडेंस को ही क्या बोलते हैं? ICOR। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राजस्व पूंजियाँ। किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व पूंजियाँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, ENSO ये जो घटना है वो किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो घटना है भाई वो आपके भारतीय मानसून से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपकी भारतीय मानसून से रिलेटेड, जैसे एल नीनो होती है तो उसी से रिलेटेड होती है ये। जब एल नीनो होता है ना तो आपका वायुदाब में जो गड़बड़ी होती है उसी से ही रिलेटेड है ENSO। तो भारतीय मानसून से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई, तो ये कब हुई थी? तो भाई जून 1858 में। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई थी और मार दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये फेमस डेट्स भी कुछ याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध है किससे? तो भाई ये आपका है ना, बताऊं कहाँ से क्वेश्चन आया है? 9th के एनसीईआरटी है और 9th के एनसीईआरटी में ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और चौथे चैप्टर से, आई थिंक 4th चैप्टर से है, हाँ 4th या 5th चैप्टर से है। तो ये था भाई आपका ओबीसी यानी ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड था ये मुद्दा, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119, चंपारण कहाँ है? सबको पता है चंपारण कहाँ है, तो चंपारण कहाँ है भाई? बिहार का चंपारण। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, आयन मंडल में कैनली जो हैवी साइड परत है वो आपकी किस तरीके की परत है? ई लेयर है। ठीक है, ई लेयर है आयनोस्फीयर में, ये आयनोस्फीयर जो लेयर है ना आयन मंडल उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का अधिक आधार माना था, किसे माना था? भाषा को। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा को। फ्रीडम के बाद भारत में सबसे पहले जब भी राज्य एक राज्य से दूसरा राज्य अलग हुआ तो वो पहले भाषा के आधार पर ही हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था भाई, बना था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122 और ये तो इजी सा क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? सबको पता है बाण भट्ट थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे, तो किस में लिखे गए थे अशोक के अधिकतर अभिलेख? प्राकृत भाषा में। ठीक है, कि किस में लिखे गए थे भाई अशोक के अधिकतर प्राकृत भाषा में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट आता है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र, ये आपका +1 का क्वेश्चन है, अब +1 के मिलेगा बुक में, ये इकोनॉमिक्स के में। मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका E = 1। जब E = 1 में माना जाता है तो डिमांड आपकी रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व बनाती है। ठीक है, रेक्टेंगल हाइपरबोला, तो राइट आंसर हो जाएगा जब आपका E = होता है 1 के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125, टाइफून की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो टाइफून की जो उत्पत्ति स्थल है भाई, टाइफून आपकी जो चक्रवात प्रशांत महासागर के में उगते हैं उन्हें बोलते हैं टाइफून, और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी वाले पार्ट में यानी यूएसए के आसपास जो चक्रवात उठते हैं उन्हें टाइफून के नाम से, सॉरी, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी जो जापान है, जापान के आसपास वाले एरिया में जो चक्रवात उठते हैं उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। तो देखो भाई, चाय असम में बिल्कुल करेक्ट, जूट पश्चिम बंगाल करेक्ट, कॉफ़ी कर्नाटक में करेक्ट, रबड़ आपके इसमें नहीं होती, तमिलनाडु में नहीं होती, रबड़ आपके साउथ में ही होती है, केरला आई थिंक नंबर 1 पर आता है, तो चेक कर लेना, बट तमिलनाडु नहीं आता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करते हैं? तो भारत में भाई राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइजेशंस देता है, उसी के बाद वो चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128, नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम था। तो राजनीतिक गठबंधन का नाम आपको बताना, 7 पार्टी अलायंस। तो क्या नाम था? 7 पार्टी अलायंस, तो राइट आंसर रहेगा। इस तरीके के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में एक आधा देखने को मिलता है हर बार टीजीटी लेवल पर। बाकी मैं यही कहूँगी, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी रीड कर लो डिटेल में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो भाई देखो, शिव समुद्रम कावेरी, ये बिल्कुल नदी घाटी परियोजना नदियों पर बिल्कुल करेक्ट है। आपका पोचंपनाथ गोदावरी पर, ये भी आपका करेक्ट है। काकरपारा आपकी नर्मदा पर नहीं है, ठीक है, तो यही आपका रोंग है। उकाई ताप्ती पर, ये सारी परियोजनाएं मैंने पेड कोर्स में भी करवा रखी है, पीजीटी में तो करवाई रखी है। हाँ भाई, जिन भी स्टूडेंट को एचटेट पीजीटी और आपके एचटेट नेट का ज्योग्राफी का कोर्स लेना, तो अचीवर्स एकेडमी डाउनलोड करो। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना ज्योग्राफी के और अदर सब्जेक्ट्स के, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं टीजीटी लेवल के, एसएसटी टीजीटी के हैंड रिटन नोट्स हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है तो वो मुझे 9728771666 नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आपको यहाँ से टीजीटी एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं और आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये नदी घाटी परियोजना भी मेरा नोट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे? हरिसेन की थी प्रयाग प्रस्तुति, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, तो प्रयाग प्रस्तुति किसकी थी? आपकी हरिसेन की, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131, श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है। तो श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार था भाई रूढ़वादी छवियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जो भी यानी उनके साथ जो भी लेबर्स के साथ डिवीजन होता था सेक्स के बेसिस पर, वो आपका रूढ़वादी बिलीफ की वजह से होता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, शाहजहां की माता थी। तो शाहजहां की माता कौन थी? ठीक है, किसकी वो थी? तो शाहजहां की जो माता थी भाई, वो आपके राठौर की राजकुमारी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा राठौर की राजकुमारी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले नंबर पर बढ़ते हुए क्रम में सबको पता सबसे कम हरियाणा का है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर सिक्किम आ जाता है इस वाले सिक्वेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, भूड़ सतलाकृति एक विशेषता है। तो देखो, भूड़ सतलाकृति नाम से ही पता चल रहा है, ये हम बोलते भी हैं ये इस वर्ड को। तो आपके जो ऊपरी और गंगा मध्य मैदान है वहाँ पर भूड़ सतलाकृति एक विशेषता बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, तो भारत में उच्चतम और न्यूनतम जनघनत्व आपको बताना है कितना है? तो मैक्सिमम और न्यूनतम, तो देखो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिल्ली का सबसे आपका मैक्सिमम है
दिल्ली का मैक्सिमम है 11,297 और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रजिया पुत्री थी। तो जो रजिया पुत्री थी वो आपके भाई शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137। किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे भाई? अल ब्रूनी। कौन थे भाई किताब उल हिंद के लेखक? अल ब्रूनी। ठीक है, ये इनकी फेमस बुक थी, हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा हुआ था इस बुक में। नेक्स्ट आता है आपको बहुलक की गणना करनी है, यानी मोड पता करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 का 9। ठीक है, 9 इसका करेक्ट हो 1 2 3 4 9 इसमें 4 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना नंबर, वही मोड होता है। तो राइट आंसर इज 9। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है आपका भाई, इसमें से इन चारों में से बात करें तो आपका जो विवाह है, विवाह आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140। भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित की गई है। तो देखो किस किस के लिए सीटें आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति के लिए भी है, जनजाति के लिए भी है, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए, सबके लिए सीटें क्या गई है? रिजर्व की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 141। अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक है। अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली जो घटक माना जाता है वो है आपकी समाज से स्वीकृति। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए मैच करते हैं, इसमें क्या रहेगा आपका आंसर। तो भाई मैग्रोव वन आपकी जो डेल्टाई वनों में मिलते हैं, सबको पता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भारत के पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आपकी सूक्ष्म सदाबहार अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके मिलते हैं कोरोमंडल तट पर। और आर्द्र समशीतोष्ण ठीक है आपके जो उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म सदाबहार ये 1 मिनट रुको तुम। अगेन देख लो, जो आपके होते हैं ना मैग्रोव वन तो मिलते हैं आपके गंगा नदी डेल्टा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे सदाबहार आपके पश्चिमी घाट में मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। हाँ ठीक है, सूक्ष्म सदाबहार वन आपके कोरोमंडल तट पर और समशीतोष्ण आपके नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है वह क्षेत्र पहचानिए जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं हो पाई है। तो वो पहचानना है आपको आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में। तो ये वाला एरिया जो जहाँ पर आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं आपकी होती हैं। तो सीमांत उपयोगिताएं आपकी होती है समान। ठीक है, जब आपका उपभोक्ता भी संतुलन में होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145। व्यापार चक्र संबंधित नहीं है। तो व्यापार चक्र आपका किससे संबंधित नहीं है भाई? तो व्यापार चक्र आपका वो सरकार में राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका व्यापार चक्र से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर रहेगा आपका क्या? सरकार में राजनीतिक दल से। देखो ट्रेड का राजनीतिक दल से क्या लेना देना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट ये आपका बिल्कुल भी ट्रेड सर्कल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146। निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वंश दिए गए हैं, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। आपको बताना है इनका एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर देखना है किस तरीके का क्या रहेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो जो भाई आपके गुज्जर प्रतिहार हैं, ठीक है, जो आपके गुज्जर प्रतिहार हैं वो है भाई आपके गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में, यानी 1 का सी आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट पड़ते हैं आपके पश्चिमी दक्कन वाले पार्ट में, पाल पड़ते हैं आपकी बंगाल वाले पार्ट में, ठीक है, और चोल पड़ते हैं तमिलनाडु साउथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147। H गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? H गोसेन का जो द्वितीय नियम है वो है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल
यूटिलिटी, यानी राइट आंसर रहेगा हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम। इस पेपर में इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे आपकी 11th की इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है। जितने भी आपके कर्व हैं सारे 11th में हैं। ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, सरप्लस क्या होता है, वेरिएबल पोर्शंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके 11th के एनसीईआरटी से हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148। मणिकर्ण यानी हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई आपकी सौरिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या अणुशक्ति ऊर्जा। तो किसके लिए जाना जाता है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149। कौन सा अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मार्शल। मार्शल आपका इनडिफरेंस कर्व मेथड से रिलेटेड नहीं था, बाकी हिग्स, एलन, पेरेंटो ये तीनों के तीनों थे। ये भी 11th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आईएमएफ ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो भाई आईएमएफ आपका 1947। आईएमएफ इंटरनेशनल जो आपका मॉनेटरी फंड है उसे बोलते हैं आईएमएफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट 2019 का, और एसएसटी का 2018 का भी मैं जल्द ही कराऊंगी। तब तक आप इसके एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेना और एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। हाँ जी, एक बार मेरे चैनल को शेयर, स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।